हेलो एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम यूनिट 3 रिस्क एंड रिटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होते हैं एंड उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। एक स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि हम काफ़ी टाइम हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आप कुछ प्लान करो इस वीकेंड का। एंड देन हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, इस वीकेंड हम कुछ प्लान करते हैं कि कहीं घूमने जाएंगे, फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड करेंगे। दोनों बहुत सोचते हैं कि कहाँ जाना है, बीच पे जाना है, कहीं माउंटेन्स पे जाना है, कहीं आसपास के किसी बर्ड सेंचुरी, किसी पार्क में, या कहीं कोई गेमिंग सेंटर में या कहीं जाना है। एंड देन वो फाइनलाइज करते हैं कि हम एक बर्ड सेंचुरी जाएंगे। वीकेंड्स आता है, संडे को वो लोग पहुँचते हैं बर्ड सेंचुरी अपने बच्चों के साथ। एंड सब बहुत खुश होते हैं, जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम बाद अपना फैमिली टाइम उनको मिल रहा होता है। बट जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कुछ आधे एक घंटे बाद वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। एंड बारिश हो जाती है, पार्क में रहते हैं, चारों तरफ मिट्टी, बर्ड सेंचुरी है, सो बहुत कीचड़ हो जाता है, उधर बैठने को कुछ नहीं रहता उनके लिए। तो उसके बाद वो सारे के सारे लोग बहुत परेशान होते हैं एंड परेशान होकर उनको अपना ट्रिप, अपना पिकनिक टाइम जो फैमिली टाइम होता है वो बीच में उनको छोड़ के वापस आना पड़ता है। तो अब देखेंगे कि इस कहानी के बेसिस पे कि उसने क्या ऐसा किया, या उसका जो पूरा प्लान था उसमें रिस्क क्या था, रिवॉर्ड भी था, जाहिर सी बात है कुछ। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, उसने प्लान बनाया, बट चांसेस ऑफ जो रेन थे उसको पता था कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, बट ऑब्वियसली 100% नहीं पता था क्योंकि बारिश का टाइम था। तो उसको पता था कि हाँ बारिश हो सकती है, बट उसने ये सब चेक नहीं किया और इसके चक्कर में वो फंस गया। सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क होता क्या है। रिस्क इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल ये लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो जाए, हालांकि बारिश का मौसम था, बट उतना उन्होंने आइडिया नहीं लगाया। तो बारिश होना उनको नहीं, अनएक्सपेक्टेड था, उनको आइडिया नहीं था, तो दैट वो उनके लिए रिस्क हो गया। अभी इसके चक्कर में, इस रिस्क के चक्कर में क्या हुआ कि वो जो काम वहाँ करने गए थे, जो वो एंजॉय करने गए थे टाइम, वो एंजॉय नहीं कर पाया, उनका जो रिवॉर्ड था वो नहीं मिला उनको। अब ये रिस्क को हम कम कैसे करते हैं, तो इसको कम करने की दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कि हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क है क्या। रिस्क को असेस करना होता है कि क्या है, कितना परसेंट चांस है कि वहाँ पे हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है उसको मैनेज करने से पहले। एंड अगर आपको पता है कि रिस्क क्या है, फॉर एग्जांपल इस केस में बारिश होने वाली थी, तो वो आदमी देख सकता था, वेदर रिपोर्ट देख सकता था कि हाँ आज बारिश होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो या तो हम किसी और दिन चलेंगे, या तो फिर हम अगल बगल में कोई दो चार पार्क और देख लेते हैं कि अगर वहाँ बारिश होती है तो हम दूसरे पार्क में जाके वहाँ पे अपना पिकनिक मना लेंगे। तो ऐसे करके रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। तो आपको इस एग्जांपल में ये समझ में आया होगा कि रिस्क क्या है। रिस्क इज़ कि आप कुछ प्लान कर रहे थे, मान लीजिए कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा, या 1,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे को 2 महीने बाद डबल पैसा मिलेगा। आपने ये इन्वेस्ट किया, ये आपने सोचा इनिशियली, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपको वो 2 गुना पैसे तो ना मिले, उससे हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, हो सकता है कि 500 रुपये का ही प्रॉफिट हो, 1,000 का प्रॉफिट ना हो। तो ये रिस्क है। रिस्क इज समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड लॉस या अनएक्सपेक्टेड आउटकम। चाहे आपको 1,000 की जगह 500 रुपये का ही प्रॉफिट मिले, वो भी रिस्क है आपका, कि आपका 500 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट जो आप सोच रहे थे वो नहीं मिलेगा। अब इसको फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। रिस्क में बी कंसिडर्ड एज पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स आउटकम। जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा कुछ हो गया। आप सोच रहे थे कि मेरे को प्रॉफिट होगा 1,000 रुपये का, उसकी जगह आपको 200 रुपये का लॉस हो गया, या 500 की जगह 100 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका रिस्क है। रिस्क इस बात का कि आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट ना हो। अब फाइनेंस में रिस्क क्या होता है? इन फाइनेंस रिस्क पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे आपके, वो अलग हो, या थोड़े खराब हो, या तो बहुत खराब हो फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड। जो आपने एक्सपेक्ट किया था या एंटिसिपेट किया था, उससे थोड़े या बहुत खराब हो रिजल्ट। फाइनेंस में कौन से रिजल्ट होते हैं? फाइनेंस में दो तरह के रिजल्ट होंगे, एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस, या तो फिर शेयर का रिटर्न। अब भाई हम यहाँ पे शेयर के रिटर्न के टर्म्स में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 1,000 रुपये का कोई शेयर लिया, और वो सोच रहा था कि मेरे को 4 महीने में डबल पैसा मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपये मिलेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो शेयर जो है
वो 1000 रुपये से गिर के 500 रुपये का रह गया, तो उस आदमी का रिस्क हो गया। उसने सोचा था कि मेरे को 2000 मिलेगा, बट उसको मिला 500 रुपये ही। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल में जितना उसने सोचा था उससे कम पैसा उसे मिला। सो इसी को रिस्क कहते हैं। आपने जो सोचा उसका उल्टा हो गया, ये रिस्क है। रिस्क, इसका क्या परसेंटेज होता है कि ये रिस्क वाला जो इवेंट है, जैसे बारिश होने का इवेंट है, वो होगा या नहीं होगा, इसका क्या परसेंटेज होता है। तो इसमें देखिए, रिस्क में अगर कुछ चीज़ 100% होने वाली है, सपोज आपको पता है कि कोई एक शेयर है एक ए लिमिटेड का, एंड उसमें सबको पता है कि ये पक्का गिरेगा ही गिरेगा, ये अभी 1000 रुपये का है, 500 रुपये पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप इसमें पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो आपको पता है। तो ये सर्टेन है कि ये पक्का से शेयर गिरेगा, तो आप इसमें नहीं लगाओगे, ये आपका रिस्क नहीं होगा नॉर्मली। एक और केस आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि ए लिमिटेड का शेयर है, वो आज से 2 महीने में 2000 रुपये चला जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो उस केस में ये शेयर के प्राइस सब लोग आज खरीदने लगेंगे, तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये 2000 रुपये का है। तो वो भी हमारा रिस्क नहीं आएगा। रिस्क इज समथिंग जिसका हमें पता है कि ये हो सकता है, पर ये नहीं पता कि कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये का कोई शेयर लेते हो, आपको नहीं पता कि ये 200 रुपये जाएगा, 110 जाएगा, या 50 रुपये आ जाएगा। आपको ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो कितने का भी लॉस हो सकता है, कितने का भी प्रॉफिट हो सकता है, आपको 100% कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क हुआ। जैसे पिछले हमारे एग्जाम्पल में, ये लोग जब यहाँ गए थे, इनको पता नहीं था कि वहाँ बारिश होगी या नहीं हो, बारिश का मौसम था तो हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तो जब रिस्क होता है तो उसका परसेंटेज कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा या नहीं होगा, वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है, 100 से कम होती है। अब देखते हैं कि रिस्क के क्या टाइप्स होते हैं। 2 टाइप का रिस्क है, एक है एक्स आंटे रिस्क, एक है एक्स पोस्ट रिस्क। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स आंटे रिस्क, पहला वाला। टाइमिंग के हिसाब से डिफरेंशिएट किया है दोनों को, एक बेसिक डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको बताऊं तो। एक्स आंटे रिस्क है कि हम इवेंट होने से पहले, बारिश होने से पहले पता लगा रहे हैं कि रिस्क है या नहीं है, या किस चीज़ का रिस्क है। बारिश होने से पहले हम पता लगा रहे हैं, बिफोर द इवेंट ऑफ डिसीजन, बिफोर द इवेंट। एक्सपोस्ट में क्या है, आपको तो नाम पे सही पता चल रहा है कि ये बाद का, पोस्ट मतलब बाद में, तो आफ्टर द इवेंट। ये जो अगर आप जो दूसरा केस देख रहे हैं, इसमें आफ्टर द इवेंट है, यानी कि बारिश होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा रिस्क था, इसको हमने ऐसे ऐसे करके टैकल किया या ये किया ताकि हमारे ऊपर कम से कम असर आए, और एक्चुअल में क्या असर आया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम एक्स एंटे रिस्क की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले टाइमिंग क्या है, ये हम बारिश होने से पहले इसके बारे में हम पता करते हैं कि बारिश हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसके लिए हम क्या क्या जुगाड़ करके ले जाएंगे। कुछ दूसरे टेंट वगैरह देख लें, या फिर कोई दूसरे पार्क देख लें जहाँ हम जाके अपना फैमिली टाइम गुजार सकते हैं और समथिंग। इसका बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है फोरकास्ट। जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट, फाइनेंस में क्या होता है कि हम आने वाले टाइम का फोरकास्ट बनाते हैं कि इतना परसेंट चांस है कि हम इतना बिजनेस, लाइक हम ये करते हैं कि 60% चांस है कि हमारा शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपये रहेगा, 20% चांस है कि 120 रहेगा, एंड बाकी 20% के हिसाब से भी 140 हो जाएगा। तो हम एवरेज निकाल लेंगे कि कितना होगा, और उसके हिसाब से हम फॉरकास्ट मॉडल और एक्सपेक्टेशन ये सब उम्मीद वगैरह बनाते हैं कि कितना हमारा शेयर परफॉर्म कर सकता है। और इसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ये होता है कि हम अपना रिस्क मैनेज कर पाएँ। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि वो आदमी यहाँ पे पहले वेदर फोरकास्ट कर चेक कर सकता था कि बारिश होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, कितनी देर तक होगी, किस किस एरिया में होगी, और उसके हिसाब से वो प्लान कर सकता था कि या तो हम कोई अच्छे स्पॉट पे जाके वहाँ बैठे जिस पे पानी ना पड़े, या हम टेंट ले जाएं, या अपना पिकनिक बाद में करें, या दूसरे किसी पार्क में जाके हम बाद में अपना पिकनिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले से ही वो कोई दूसरा पार्क देख के रख सकता था। वैसे ही एक्स आंटे रिस्क में हम पहले से प्लान करके रख सकते हैं कि अगर कोई शेयर मेरा गिरने लगता है, तो उस केस में मैं वो पैसे बेच दूंगा, या उसका कुछ मैं पहले से
इंश्योरेंस जैसा कुछ लेके रहूँगा कि अगर ये शेयर गिरता है तो मेरे को इतने पैसे चाहिए होंगे, या कोई और हेज करके या कुछ बाकी सारी तरीके से वो लॉस को कम किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैं पहले से करके रखूँगा अगर मेरे को पहले से ही उम्मीद है कि शेयर गिरने वाला है तो। एक्सपोज्ड रिस्क में क्या होता है कि बारिश हो गई, अब आप उसके बाद मुआयना कर रहे हो कि हाँ क्या हुआ, कितना असर पड़ा, ये सारी चीज़ें आफ्टर द इवेंट होता है। जब वो चीज़ हो गई उसके बाद आप देखते हो। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल क्या असर पड़ा उस बारिश का हमारे परफॉर्मेंस पे। फॉर एग्जांपल कंपनी मार्केट में कोई मान लो मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, तो उसका कंपनी के परफॉर्मेंस पे कैसा असर पड़ा, कितना प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने कितना कम डिमांड किया गुड्स को, ये सारी चीज़ें हम पोस्ट रिव्यू में देखते हैं। इसका क्या पर्पज़ होता है? पर्पज़ ये है कि एक्चुअल में कितना फ्लक्चुएशन हुआ हमारे पोर्टफोलियो में या कंपनी की परफॉर्मेंस में, वो चीज़ देखना। एंड आगे का जब हम उसके बेसिस पे आगे जो हमारे आने वाले रिस्क होंगे उसका इम्पैक्ट लेना अपने फोरकास्ट में, और तैयारी करना कि अगर दोबारा ऐसी सिनेरियो दोबारा आ जाता है तो हम कैसे करके उसे टैकल करेंगे। ये सारी चीज़ें देखना एक्सपोज्ड रिस्क का पर्पज़ होता है। इसका फॉर एग्जांपल में क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक्चुअल कोई पोर्टफोलियो फ्लक्चुएशन का इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे 2020 में कोविड आया था, कोविड ख़त्म होने के बाद अगर हम अपना पोर्टफोलियो इवेल्युएट करें कि क्या क्या असर हुआ उसका कोविड का, दैट इज़ वो है एक्सपोज्ड रिस्क। और अगर 2020 के बाद हम कोई ऐसा अपना इवेल्युएशन कर रहे हैं कि अगर दोबारा से ऐसा कोई सिनेरियो आता है, दोबारा से मान लो कि कोई लड़ाई हो जाती है दो कंट्रीज़ में, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले हो गई थी, या रशिया यूक्रेन में चल रही है, तो उसका हमारे पोर्टफोलियो पे क्या असर आएगा, वो एक्स एंटे रिस्क है। एक्स एंटे रिस्क आप दोनों में मतलब समझिए। एक्स एंटे रिस्क पहले से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या असर आएगा। एक्सपोज्ड रिस्क मैं बाद का मेरा जो भी उसका असर होना था किसी भी इवेंट का, उसके बाद, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई उसके बाद मैं असर देख रहा हूँ, वॉर ख़त्म हो गई या वो वॉर सब न्यूज़ में आ चुका है, उसका असर शेयर प्राइस पे पड़ चुका है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि क्या असर पड़ा। टाइमिंग का डिफरेंस है। अंटे मीन्स पहले, पोस्ट मंथ बाद में। अब आते हैं हम रिटर्न्स पे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको चॉकलेट बेकरी का। एक आंटी है, वो अपना शॉप खोलती है, उसमें वो चॉकलेट बेकरी वगैरह का, एंड वो केक बनाती है, बेचती है। उनको एवरेज कॉस्ट है मान लो कि 1000 रुपये, मान लो 300 रुपये आता है उनका एवरेज कॉस्ट एक केक बनाने का। वो बना बना के बेचती है। अब वो 300 रुपये का उन्होंने एक केक बनाया, उनका कॉस्ट इतना है। जब वो बेचने गई तो उन्होंने 450 का बेचा है, यानी कि उनको प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 रुपये का। ठीक है, तो ये 150 रुपये क्या कहलाएगा? ये 150 रुपये कहलाएगा रिटर्न। रिटर्न यानी कि मुनाफा, फ़ायदा। एक रिटर्न तो हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में या जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं वो होता है कि जो हमने दिया वो वापस करना। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी दोस्त को दिया 10 रुपये, हालांकि वो दोस्त को दिए हुए पैसे वापस आते नहीं हैं, लेकिन मानो कि मैंने किसी अच्छे भले अच्छे दोस्त को दिया जो पैसे वापस भी दे सकता है, उसको मैंने 10 रुपये दिए, तो मैं उसको जाके बोलूँगा कि मेरे 10 रुपये रिटर्न कर। तो जब वो 10 रुपये वापस देगा, उसमें फाइनेंशियल टर्म में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से देखोगे आपको कुछ रिटर्न नहीं आया, जस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो वापस आ गई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जो केस अभी मैंने आपको बताया कि एक चॉकलेट केक का उन्होंने 300 रुपये का कॉस्ट लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि 300 रुपये का उन्होंने कॉस्ट लगाया उसको बनाने में, उन्होंने बेचा कितने में? 450 में। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया? 150 रुपये। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न यही एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी आपके कॉस्ट के ऊपर है वो रिटर्न है। जो भी गेन हुआ या लॉस हुआ, ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न हमेशा पॉजिटिव हो सकता है कभी आपको घाटा भी लग जाए। तो अगर जो घाटा लगता है, जो लॉस होता है, वो भी रिटर्न ही होता है। सो रिटर्न इज गेन और लॉस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट जो कि कुछ टाइम में आप कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट पे आपने एक शेयर खरीदा, मान लीजिए टाटा कंपनी का खरीदा, टीसीएस का, जो कि अभी 3300 रुपये का आपने खरीदा। 2 महीने बाद वो शेयर हो जाता है 3900 रुपये का। तो आपको रिटर्न क्या होगा यहाँ पे इस केस में? वो होगा 600 रुपये, जो कि आपका गेन है। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है, और तो ये हो गया आपका गेन। अगर आपको लॉस होता, मान लो 3900 की जगह ये हो जाता 3000 रुपये का, अगर ये शेयर 3000 रुपये का बिकता तो आपको क्या होता? 300 रुपये का लॉस हो जाता, तो आपका रिटर्न क्या होता?
300। ये होता है आपका रिटर्न। अब देखते हैं आगे कि रिटर्न का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। रिटर्न इज समथिंग रिसीव्ड बैक। ये है हमारी आम भाषा में जो भी आपको वापस मिला। आपने 10 रुपये दिए थे अपने दोस्त को, 10 रुपये आपको वापस मिल गए, वो ही आपका रिटर्न है। अब उससे ऊपर आपको 10 रुपये जो आपने दिए थे वो भी वापस मिल गए, वो भी बड़ी बात है। दोस्तों से उम्मीद मत रखो। खैर, सो अभी आते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में रिटर्न क्या कहलाया जाता है। सो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कोई मैनेजर, कोई वेल्थ मैनेजर हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गया, वो कंपनी के पैसे किसी फिक्स्ड एसेट पे या किसी करंट एसेट पे, कहीं इक्विटी में लगा रहा है, कहीं म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, या कहीं भी लगा रहा है। पैसा लगाने के बाद वो क्या उम्मीद करता है कि मेरे को अब ये पैसे जो अपने कैपिटल लगाए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा मेरे को कुछ रिटर्न भी मिलेगा, कुछ उसमें पैसा वापस भी मिलेगा। आपने मान लीजिए 10 रुपये का गोल्ड खरीदा, 20 दिन बाद आप ये उम्मीद करेंगे ना कि वो कम से कम 11 रुपये का हो जाए या 12 रुपये का हो जाए। तो जो रिटर्न होगा ना, वो इन दोनों का गैप है, जो आपको फ़ायदा हुआ। रिटर्न इज गेन या लॉस, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भी उस इन्वेस्टमेंट पे गेन या लॉस हुआ वो रिटर्न है। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं। हमारे बुक में 4 मेजरली जो इन्होंने डिफरेंस किया है कि अलग अलग टाइप के रिटर्न्स, उनमें हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बुक वर्सेस मार्केट रिटर्न, फिर है सिंगल पीरियड, मल्टी पीरियड, एक्स एंटे एक्स पोस्ट। सेम है ये कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप ये खैर इसका कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे, साथ में एक एक करके देखते हैं। एंड लास्ट है सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। ये सेम है जैसा अभी हमने रिस्क के लिए किया था, एक्स एंटे रिस्क और एक्सपोज रिस्क किया था ना, ये वैसा ही है। खैर, अभी हम देखते हैं बुक वर्सेस मार्केट रिटर्न। बुक रिटर्न क्या होता है? सो यहाँ रिटर्न हम परसेंटेज में नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो जब हम बुक रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो ये जब कैलकुलेट परसेंटेज पे हम करते हैं तो डिवाइड, जब क्योंकि परसेंटेज में निकालना तो हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे बुक वैल्यू है, और मार्केट रिटर्न में जिससे हम डिवाइड करेंगे वो मार्केट वैल्यू है। अब इन दोनों का एक मेन गैप तो यही होता है फॉर्मूला का, कि इसमें हमें बुक वैल्यू से डिवाइड करना है, इसमें मार्केट वैल्यू से। जिसमें बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे वो बुक रिटर्न, जिसमें मार्केट वैल्यू से करेंगे वो मार्केट रिटर्न। अब इन दोनों में मेन गैप क्या होता है, और मार्केट में या एक्चुअल दुनिया में कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है? ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट रिटर्न। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये एक्चुअल इमेज दिखाता है, एक्चुअल चीज़ें दिखाता है हमें कि किसी भी कंपनी में या आपने जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करी उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सपोज़ कीजिए कि आप 10 लाख रुपए का आपने एक ज़मीन खरीदी। ठीक है, और आपने 1 साल तक उसको उस पर कुछ कुछ तो कंस्ट्रक्शन करवाया, होटल बनवाया, और वो सब कॉस्ट वगैरह मिला के वो बन गया 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ रुपए आपके लगे। 5 करोड़ यानी कि आपकी बुक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 करोड़। अभी आप 2025 में आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। 2025 में आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। अब 2025 में जब आपने उसका वैल्यू मार्केट में पता किया तो वो आपको पता चला कि ये हो गया है 10 करोड़ का। ठीक है, 10 करोड़ का आपका मार्केट वैल्यू हो गया। तो और आप 1 साल आपने उससे होटल का बिजनेस किया, उस पर आप मान लीजिए कि आपको 25 या 25 बोल रहा हूँ, 5 करोड़ का आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब ये 5 करोड़ का फ़ायदा, अब इस पे रिटर्न देखो, बुक रिटर्न कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आपका है 5 करोड़, दोनों ही केस में सेम रहेगा 5 करोड़। डिवाइड किससे होगा? यहाँ पे बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितना था? 5 करोड़ ही। तो यानी कि यहाँ पे आपको 100% का प्रॉफिट दिखेगा बुक रिटर्न के हिसाब से। लेकिन आपका मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे जो डिवाइड होगा? वो है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 5 करोड़ को हम यहाँ 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ आएगा 50%। तो क्या डिफरेंस आया दोनों में? कि अगर बुक रिटर्न के हिसाब से हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो 100% रिटर्न आया, यहाँ पे 50%, दोनों में अलग अलग आया। ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे भी है कि एक आदमी ने मशीन खरीदी 50,000 रुपये की, और अब उसकी वैल्यू है 40,000 रुपये की। तो और उससे उसने प्रॉफिट बनाया 10,000 रुपये। तो बुक रिटर्न कितना होगा, मार्केट रिटर्न कितना होगा, ये सेम तरीके से निकाला हुआ है। 10,000 उसका प्रॉफिट है दोनों केस में। डिवाइड करेंगे 50,000 से तो बुक वैल्यू आ जाएगी, और 40,000 से करेंगे तो मार्केट रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है
कि डिनोमिनेटर यानी कि जिससे डिवाइड करना है ना वो चेंज हो जाता है। ऊपर वाला तो दोनों में सेम रहेगा, ऊपर में तो प्रॉफिट ही है, ऊपर में प्रॉफिट ही है, नीचे चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। वो बुक वैल्यू भी हो सकता है अगर बुक रिटर्न निकाल रहे हैं तो, वो मार्केट वैल्यू भी हो सकता है अगर मार्केट रिटर्न के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो। ठीक है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, सिंगल पीरियड मल्टी पीरियड रिटर्न। नाम से ही पता चल गया, सिंगल पीरियड यानी कि किसी एक पीरियड का होगा, मल्टी पीरियड बहुत सारे पीरियड्स के होंगे। सिंगल पीरियड में अब मैं आपको एक जैसे बताता हूँ कि आपसे किसी ने पूछा कि आपने 2020 में 10 करोड़ रुपए लगाए थे मार्केट में, ठीक है, वो 2021 में कितने हो गए? आपने बोला कि 11 करोड़ हो गए, कितना रिटर्न आया? तो आप बोलोगे कि 10%। ठीक है, तो 10% हुआ ये एक साल का, सिर्फ एक साल का आपने बताया। ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि एक ही साल का हो, किसी भी पीरियड का हो सकता है। अब मान लो कि किसी ने बोला कि 2020 में 10 करोड़ लगाए थे, 2025 में कितना हुआ आपका? 2025 में आप बोल रहे हो कि मेरा तो जी 20 करोड़ हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो आपसे पूछेगा कि 5 साल में कितने का रिटर्न आया। ये भी तो किसी एक पीरियड का पूछा, ये तो नहीं बोला कि ये बता कि एक साल में कितना आया, 3 में कितना आया, 5 में कितना आया, 10 में कितना आया। ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब भी किसी एक सिंगल पीरियड का, वो सिर्फ एक पीरियड का पूछेगा वो कि इतने टाइम में कितने का रिटर्न बनाया आपने, तो जब वो सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं सिंगल पीरियड रिटर्न। अब ऐसे ही 2020 से लेके 25 तक के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मल्टी पीरियड रिटर्न कैसे हो सकता है। तो आपसे कोई आके पूछता है कि आप मेरे को ये बताओ कि 2021 में कितना रिटर्न बना, 2022 में कितना बना, 2023 में कितना बना, 2024 में कितना बना, 2025 में कितना बना, हर साल का मुझे अलग अलग रिटर्न बता। यहाँ क्या हो गया, बहुत सारे पीरियड्स हो गए। तो इतने सारे इतना सारा जो अलग अलग टाइम गैप उसने बताया, इन सारे टाइम गैप का जब तुम एक साथ रिटर्न बताते हो तो उसे मल्टी पीरियड रिटर्न कहते हैं। नाम से ही पता चल गया, यहाँ पे सिंगल पीरियड है तो सिंगल पीरियड रिटर्न, इट बिलोंग्स टू फिक्स्ड टाइम इंटरवल। यहाँ पे मल्टी पीरियड है तो अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स, यहाँ सॉरी अक्रॉस मल्टी पीरियड्स। फॉर्मूला दोनों का ही एक तरह से सेम रहेगा। बेसिकली देखो, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू, ये क्या हो गया कि इतने पे आपने खरीदा था, ठीक है, ये आपका परचेज वैल्यू हो गया। बिगनिंग सॉरी एंडिंग वैल्यू होता है सेल वैल्यू, तो इतने पे आपने बेचा। बिगनिंग वैल्यू क्या था आपका? परचेज वैल्यू, इतने पे आपने खरीदा, और डिवाइड किससे कर दिया? बिगनिंग वैल्यू से, यानी कि परचेज से। तो ये सेम फॉर्मूला है। जैसा कि हम कोई रिटर्न निकालेंगे, रिटर्न निकालने के लिए क्या करेगा, कितने पे बेचा, कितने पे खरीदा, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कि कितने आपने पैसे लगाए थे, पैसे यानी जब आपने लगाए थे यानी कि कितने पे खरीदा था, तो उससे उसको डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया सिंगल पीरियड रिटर्न। मल्टीपल पीरियड में क्या होता है कि सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आप दो जैसे 2021 का आप अगर रिटर्न निकालोगे तो 2021 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि 2021, एक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि 2021 का आपको रिटर्न निकालना है तो आप इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले 2021 में के एंड में, यानी कि 2021 दिसंबर में क्या प्राइस था, ये हो जाएगा आपका सेल्स वैल्यू। ठीक है, एक होगा कि 2021 जनवरी में क्या प्राइस था, 2021 जनवरी में क्या प्राइस था, ये आ जाएगा आपका परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस। ठीक है, इतने पे आपने मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये है, यहाँ पे 110 रुपये, तो आपने 100 पे खरीदा, 110 पे बेचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू डिवाइड बाय परचेज वैल्यू। इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 110 क्या है हमारा एंडिंग वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एट बिगनिंग, और ये 100 भी हमारा वैल्यू एट बिगनिंग। तो ये वही फॉर्मूला बन गया जो आप अभी कर रहे थे, सिंगल पीरियड वाला ही फॉर्मूला बन गया ना, एंड वैल्यू माइनस वैल्यू एट बिगनिंग डिवाइड बाय वैल्यू एट बिगनिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों का 10 रुपये, 10/100, ये आ गया 10%। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिटर्न आया है फॉर सिंगल पीरियड। अब सेम जो आपको मल्टीपल पीरियड में करने को रहेगा तो आप यहाँ पे सिर्फ पीरियड चेंज हो जाएगा। आप जैसे वो आपको बोलता है कि मेरे को 2022 का वो बता कि 2022 में कितना रिटर्न आया, आप क्या देखोगे 2022 में जनवरी में कितना प्राइस था, ये आ जाएगा आपका परचेज वैल्यू।
आप देखोगे कि दिसंबर में कितना प्राइस था, वो आ जाएगा आपका सेल्स वैल्यू। आप उसके बाद क्या करोगे, दिसंबर में जो प्राइस रहेगा वो माइनस कर दोगे आप जनवरी से, और डिवाइड कर दोगे स्टार्टिंग वाले प्राइस से। ऐसे करके आपका हर पीरियड का आप रिटर्न निकाल सकते हो सेम तरीके से। इसके अलावा अगला जो तरीका है वो हम चलो इसी क्लास में कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी अभी तो नहीं हुई होगी। अब अगला टॉपिक है एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट रिटर्न। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने रिस्क के लिए किया था। एक्स आंटे मतलब कि हमने जब रिटर्न आने से पहले जो हम एनालिसिस करेंगे वो होगा एक्स आंटे। एक्स पोस्ट होगा रिटर्न आने के बाद जो हम एनालिसिस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिटर्न आने से पहले हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे या हम उम्मीद लगाएंगे कि कितने का हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्या चांसेस हैं कि इतना प्रॉफिट हो जाए, क्या चांसेस है कि इतना प्रॉफिट हो जाए। तो उसे बोलते हैं कि फोरकास्ट या मॉडल। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न की उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन फोरकास्ट बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये शेयर का प्राइस इतना जा सकता है या इतना जा सकता है। उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि इतने का प्रॉफिट हो सकता है। इसका फॉर्मूला ये है। ये फार्मूला हालांकि हमारे सिलेबस में अभी एक्सप्लेन नहीं किया, बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि एक शेयर है अभी 100 रुपये का है, तो क्या चांसेस हैं उसको, एक जो मैनेजर है उसको लगता है कि 60% चांस है कि ये 120 का हो जाएगा, 30% चांस है कि ये 140 का हो जाएगा, और 10% चांस है कि ये घाटे में जाएगा, 90 रुपये में जाएगा। तो अब इसका आपको कैसे निकालना है कि ये कितना इसका क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। इसके हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आएगा उन सबको जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा ये क्लोजिंग वैल्यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, खैर ये आपके सिलेबस में नहीं था, इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। क्या ज़रूरत पड़ती है एक्स एंटे रिटर्न की, यानी कि हम जब उम्मीद लगाते हैं कि कोई 10 शेयर्स की मेरे पास लिस्ट है, ये 10 के 10 इतना इतना रिटर्न देंगे, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें पोर्टफोलियो प्लानिंग करने में कि कौन सा शेयर लेना चाहिए। अगर आपको कोई शेयर लगता है कि ये 100% रिटर्न देगा अगले 2 साल में या 3 साल में, और एक दूसरा शेयर है आपके पास जो आपको लगता है कि ये तो 30-40% ही रिटर्न देगा, तो आपको ये एनालिसिस से पता चलेगा कि किस शेयर में पैसे डालने हैं या कितना रिस्क मुझे लेना है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या समझ में आता है इस एनालिसिस से, ये पता चलता है कि इन्वेस्टर क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि कितने का शेयर जाएगा ये अगले कुछ टाइम में, एंड कितने का रिस्क भी लग रहा है उसको, अनसर्टेन भी लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना परसेंट ही चांस लग रहा है कि इतना इतना महंगा होगा ये शेयर। ये दोनों चीज़ इस चीज़ से पता चलती है एक्स एंटे रिटर्न एनालिसिस से। इसका एग्जांपल क्या है कि हमने फोरकास्ट किया कि 8% रिटर्न बनेगा बेस्ड ऑन कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बाकी सारे शेयर कंपनीज कैसे चल रही हैं, क्या क्या उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं, उसके हिसाब से हमने 8% का हमें लगा कि ये शेयर रिटर्न दे देगा। अब देखते हैं एक्सपोस्ट रिटर्न क्या होता है। एक्सपोस्ट रिटर्न यानी कि 1 साल हो गया, उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो कि पिछले साल इसने कितना रिटर्न दिया। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक्चुअल पता रहेगा कि आपको पिछले 1 साल पहले कितना आपका ओपनिंग वैल्यू था, कितने में आपने खरीदा था। उसके बाद आपको ये पता है कि अभी कितने रुपए का वो शेयर है, तो आपको क्लोजिंग भी पता है, तो आप एक्चुअल रिटर्न निकाल पाओगे, एक्चुअल डेटा आपके पास है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिटर्न रियलाइज हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेम एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे बिगनिंग वैल्यू से। सेम फॉर्मूला है जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, रिटर्न का फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, अब तो टाइम ख़त्म हो गया, अब एनीवेज उसको देख के क्या करेंगे। इसका यूज़ ये होता है कि आपको पता चलेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा होता है। जैसे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड जब आप लेने जाते हो तो उसमें दिखाता है कि पिछले 3 साल में इसने 30% का रिटर्न दिया है या 50% का दिया है। तो आप वो देख के लेते हो ना कि किसने ज़्यादा पिछले 3 साल या 5 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये उसी काम आता है, ये भी एनालिसिस में काम आता है कि किधर पैसे लगाने हैं, कहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट आया किया था हमने, कितने का रिटर्न आया, एंड कितना सक्सेसफुल हम रहे, कितना हमारा जो हमने एक्सपेक्ट किया था शुरू में पैसा लगाने से पहले वो कितना ठीक था। अब इसका एक एग्जांपल कि आपने शुरू में तो 8% आपने सोचा हुआ था, ये था एक्स-एंटे का एग्जांपल। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक्चुअल में आपको सिर्फ 6.5% का रिटर्न मिला। तो एक्सपोस्ट रिटर्न का क्या हुआ कि ये एक्चुअल वाली बातें करता है, ये
एक्सपोस्ट वाली, क्योंकि सारी चीज़ें उस डेट पे हो गई हैं। सारी चीज़ें होने के बाद अगर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक्चुअल डेटा है तो आप उसके हिसाब से करोगे। एक्स आंटे रिटर्न में क्या है कि चीज़ें शुरू होने से पहले ही आप एनालिसिस कर रहे हो, तो चीज़ें शुरू होने से पहले अगर आप करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बनाना पड़ेगा कि इतना परसेंट मुझे लगता है कि 140 रुपये पे जाएगा, इतना परसेंट लगता है कि ये शेयर इतना महंगा होगा, इतना परसेंट लगता है कि नहीं शेयर गिर भी सकता है। तो उन सब के बेसिस पे आप एक्स आंटे रिटर्न में पता लगाते हो, प्रोजेक्ट करते हो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल के लास्ट तक इतने रुपए का ये शेयर होगा। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहता है, ये हम क्लोज करके फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न, दोनों में क्या अंतर है? सिक्योरिटी यानी कि कोई एक शेयर या कोई एक कंपनी का शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं। जैसे मैं अगर आपको कभी अपना स्क्रीनशॉट डालूंगा इस वीडियो के बाद में या किसी दूसरे वीडियो में, तो आपको उसमें दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 50 कितने भी शेयर हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर हो। इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करते हैं तो उस पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स हैं, जितने शेयर हैं, जितने इक्विटी है, जितने पोर्टफोलियो प्रेफरेंस शेयर हैं, जितने डिबेंचर्स हैं, उन सब का एवरेज रिटर्न कितना आया, वेटेड एवरेज रिटर्न कितना आया, वो होता है पोर्टफोलियो रिटर्न। सिक्योरिटी रिटर्न क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी का, किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयर का, मान लो कि टाटा का कोई इक्विटी शेयर है, उस कंपनी का सिर्फ एक इक्विटी शेयर का क्या रिटर्न आया ये निकालेंगे, सिर्फ एक सिक्योरिटी। और पोर्टफोलियो में क्या होता है? पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, ये दोनों में अंतर है। तो क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है तो हमें सबका एवरेज लेना पड़ता है, वेटेड एवरेज। और सिक्योरिटी में क्या होता है? एक ही है तो उसका क्या एवरेज करेंगे, उसका एवरेज भी उतना ही आएगा। अगेन रिटर्न का फॉर्मूला सेम है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू, ये हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आपने, यहाँ पे हमें कैसे निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो रिटर्न? आपने मान लो कि उसमें 10 इक्विटी शेयर्स हैं अलग अलग कंपनी के, तो वो 10 के 10 इक्विटी शेयर का आपने रिटर्न निकाला। वो रिटर्न कैसे निकलेगा? वो आपको इसी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू, वो वैसे ही करके निकलेगा। फिर उसका जो भी आपको सारे के सारे 10 शेयर के जो रिटर्न आया उसका आप एवरेज कर दोगे, ठीक है, कि एवरेज मेरा इतना परसेंट रिटर्न आया, वो हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न। इसका बेसिस क्या होता है कि डाइवर्सिफाइड परफॉर्मेंस रहता है, कि अगर मान लो कि कोई एक कंपनी उसमें से खराब कर भी गई तो बाकी 9 अच्छा करके ओवरऑल एवरेज अच्छा बना रहता है। यहाँ सिक्योरिटी रिटर्न में क्या है कि किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयर का वो उसमें हम रिटर्न निकालते हैं, तो अगर उस कंपनी ने कुछ खराब किया या उसके शेयर गिरे तो वो पूरा का पूरा जीरो माइनस या जितना भी जाना होगा वो गिर जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न का जब हम बात करते हैं तो हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस बंदे ने गोल्ड में पैसा लगाया है, इसने डिवेंचर में पैसा लगाया है, इसने बॉन्ड में, इक्विटी में, सब जगह पैसा लगाया है, और उन सबका अलग अलग रिटर्न मिला के ओवरऑल इसने इतना रिटर्न बनाया। जब सिक्योरिटी रिटर्न का बात करते हैं तो हम किसी एक कंपनी के किसी एक इक्विटी शेयर का बात कर रहे होते हैं, कि मान लो कि टाटा का इक्विटी जो है उसने इतने परसेंट का रिटर्न दिया, ये हम निकालते हैं सिक्योरिटी रिटर्न में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक पोर्टफोलियो किसी ने बनाया, उसमें 60% इक्विटी शेयर लिए हुए हैं, 40% उसने बॉन्ड लिए हुए हैं, और उस 60% इक्विटी पे 10% का रिटर्न आया है और बॉन्ड्स पे आया है 5% का। तो इसने कैसे निकाला है कि 60% ऑफ 10 ऐसे करके निकाला है इसने, कि 60% को मल्टीप्लाई किया 10% से, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 6% तो यहाँ से आएगा, और बाकी 40% बॉन्ड्स पे 5% का रिटर्न आया है, तो 40% मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये कितना आ गया? 2%। अब दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 8%, ठीक है। तो ये 8% आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया। आपने एवरेज निकाल लिया दोनों का, ये एवरेज नॉर्मल एवरेज नहीं है कि यहाँ पे हमारा जी 10% आ रहा है, यहाँ 5 तो 7.5 हो गया, ये वैसा वाला एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। कि जिस इक्विटी का मान लो आपने ज़्यादा वेट रखा है, ज़्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसका हिस्सा उस पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिटर्न निकालने में उसका हिस्सा ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 60% हमने इक्विटी में डाला था, तो 60% हिस्सा रिटर्न में उसका ही होगा।
सिक्योरिटी में क्या है, कोई तामझाम नहीं है, सीधा एक बार उसका रिटर्न निकालो एंड वो सीधा सीधा वही फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अगेन अगर आपको इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी इशू हुआ हो, या इतना डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, सिक्योरिटी रिटर्न क्या होते हैं, बाकी सारे रिटर्न क्या होते हैं, वो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए आपको बताया। अगर आपको फॉर्मूला या तरीका समझना आया हो तो भी कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं आएंगे। इसके आगे का रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।